तो बेसिक फिजिक्स में जो 12th के लिए हम बात कर रहे हैं, ये जो भी आपको लेक्चर मिलेगा, जो आज का लेक्चर है वो स्पेशली जो बच्चे 12th में जाने वाले हैं उसके लिए है, क्योंकि यही टॉपिक जो फाउंडेशन बैच के बच्चे रहते हैं, 10th पास बच्चे रहते हैं, उसको अलग तरीक़ा से थोड़ा सा डिटेल में बताया जाता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस चलता है। तो 11th में तो एक बार पढ़ा हुआ होता ही है, फिर जब 12th स्टार्ट करते तो हम लोग बताए थे कि 5 बेसिक टॉपिक हम लोग पढ़ना पड़ता है, जिसमें आता है यूनिट एंड डायमेंशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ और वेक्टर्स। तो ये 5 टॉपिक अगर कंप्लीट है तो फिर आपको 12th के फिजिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाला नहीं है। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक वो है इंटीग्रेशन। लेकिन फिर बता दे रहे हैं कि ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो 12th में जाने वाले स्टूडेंट। जो 11th के स्टूडेंट होते हैं, जो 10th के बच्चे पास करके 11th में आते हैं, उसके लिए इसी को थोड़ा डिटेल से बताया जाता है और थोड़ा स्लो रहता है, ये थोड़ा फास्ट रहेगा, एक बार पढ़ा हुआ होता है चूँकि 11th का बच्चा, इसलिए जो 12th में जा रहा है उसके लिए ये केवल वीडियो है। तो इंटीग्रेशन आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग आप लोग जानते हैं, समेशन होता है, ऐड करना। ऐड करने के लिए एक्चुअल में दो यूज किया जाता है, दो कॉन्सेप्ट का, एक समेशन जिसके लिए सिग्मा यूज करते हैं, और एक इंटीग्रेशन जिसका सिंबल ये होता है। फर्क क्या है कि जहां काउंटेबल है कोई चीज, जहां आप काउंट कर सकते हैं बॉडी को, वहां पर सिग्मा या समेशन का यूज होता है, और जहां कंटिन्यूअस बॉडी होता है, कोई गैप नहीं होता, जहां काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, वहां ऐड करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन का। तो कंटिन्यूअस बॉडी में इंटीग्रेशन यूज होता है। तो इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक रूल है, जैसे डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल होता है, ठीक उसी तरीका से इंटीग्रेशन का भी बेसिक रूल होता है। जब भी इंटीग्रेशन होगा तो वो किसी न किसी फंक्शन का होगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ ऑलवेज एक फंक्शन का होता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। इंटीग्रेशन का वीडियो देखने से पहले आप जरूर एक बार डिफरेंशिएशन का वीडियो देख लेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन का वीडियो देखते हैं और अगर आपका डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है तो फिर इसमें आपको बहुत दिक्कत आने लगेगा, क्योंकि वैसे भी बोला जाता है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का वीडियो दिया हुआ है, आप इसको देखने से पहले डिफरेंशिएशन देखेंगे, और अगर देख चुके हैं तब इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन ऑफ x होता है, इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, x टू द पावर n इनटू में होता है dx, ये सिंबल है। इंटीग्रेट करोगे तो जो फंक्शन होता है x टू द पावर n के टर्म में, यहाँ फंक्शन है, n कोई नंबर है, इंटीग्रेशन का रूल है कि एक पावर इंक्रीज करेगा और टोटल पावर से डिवाइड होगा। डिफरेंशिएशन में यही बताए थे कि अगर x टू दी पावर n को डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई dx से लिखते हैं, पावर साइड में आता है और एक पावर डिक्रीज करता है। और यही अगर इंटीग्रेट करोगे x टू दी पावर n को तो एक पावर इंक्रीज करना है, जो भी पावर रहेगा उसमें से एक पावर इंक्रीज करेगा और टोटल पावर से डिवाइड हो जाएगा। x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। x स्क्वायर dx है तो एक पावर इंक्रीज करेगा और टोटल पावर से डिवाइड होगा। x dx होगा तो एक पावर इंक्रीज करोगे, पावर 1 है तो x स्क्वायर अपॉन 2। थर्ड है कि अगर केवल dx है, केवल dx होने का मतलब होता है x टू दी पावर 0 है, और अगर x टू दी पावर 0 है, एक पावर इंक्रीज करोगे, टोटल पावर से डिवाइड करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन होगा x। केवल dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। अल्फाबेट चेंज कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर x है तो साथ में dx, t लोगे t स्क्वायर तो साथ में, जैसे x के साथ dx तो t के साथ क्या होगा, dt। रूल सेम रहेगा, अल्फाबेट और नंबर चेंज करने से रूल में कोई चेंज नहीं आता है, तो t क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट है v क्यूब dv, अगर वेलोसिटी या स्पीड है उसका इंटीग्रेट करते हैं तो v टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, एक पावर इंक्रीज करना है और टोटल पावर से डिवाइड करना है। अगर dm है तो जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dm का इंटीग्रेशन पूछेगा तो m होगा। तो इस तरीका से नंबर और अल्फाबेट चेंज हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है, जो रूल है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये हो गया आपका x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, एक पावर इंक्रीज करेगा, टोटल पावर से डिवाइड होगा। नेक्स्ट रूल है सेकेंड रूल इंटीग्रेशन का, कि अगर कोई कांस्टेंट हो इंटीग्रेशन के अंदर, सी मीन्स होता है कांस्टेंट, तो इंटीग्रेट करते टाइम जो कांस्टेंट टर्म होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो फिर इंटीग्रेशन किसका करना होगा? x टू द पावर n का। यहां देखो केवल x टू द पावर n था और यहां c इंटू एक्स टू द पावर n, तो जो भी कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और x टू द पावर n का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि एक पावर इंक्रीज करेगा, टोटल पावर से डिवाइड होगा। सेम रूल, एक पावर इंक्रीज करेगा, टोटल पावर से डिवाइड होगा। बस ये ध्यान रखना कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। एग्जाम्पल देखो कि अगर रहता है 4x² dx, तो इसमें कांस्टेंट टर्म है 4 को बाहर निकालेंगे, x² dx 4, एक पावर इंक्रीज करो, टोटल पावर से डिवाइड करो। सेकेंड देखो 6x dx, 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और इंटीग्रेशन करोगे x dx का, x मीन्स पावर 1, एक पावर इंक्रीज करो, टोटल पावर से डिवाइड करो, 3 से कैंसिल होगा तो 3x²। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 3x²। नेक्स्ट है 5x टू द पावर क्यूब इंटू dx, 5x³ dx होगा, फिर कांस्टेंट टर्म बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा x³ dx, और x³ dx का इंटीग्रेशन पूछेगा तो एक पावर इंक्रीज करेगा, टोटल पावर से डिवाइड हो जाएगा। अल्फाबेट और नंबर आप चेंज कर सकते हैं। इसे अगर पूछता है बताओ 2t dt का इंटीग्रेशन, इसमें कांस्टेंट 2 है, 2 को बाहर निकालो, t dt का इंटीग्रेशन, और t dt का इंटीग्रेशन पूछेगा तो एक पावर इंक्रीज करेंगे, टोटल पावर से डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा t²। नेक्स्ट है 5v² dv, इंटीग्रेट करने कहेगा तो 5 को बाहर निकालोगे, इंटीग्रेशन में पूछेगा तो v² dv, रूल क्या है कि एक पावर इंक्रीज करना है, v³ अपॉन 3, टोटल पावर से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो अगर केवल x टू द पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और अगर x टू द पावर n के साथ कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और फिर x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा c इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। बार बार इस बात को बोलते हैं कि नंबर और अल्फाबेट फिजिक्स में कभी भी बदल सकता है, लेकिन रूल्स में कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है कि अगर आपको केवल कांस्टेंट हो, सिर्फ क्या हो? थर्ड, अगर केवल कांस्टेंट हो तो अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है। केवल कांस्टेंट होता है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, बट इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालो, केवल dx, और dx का इंटीग्रेशन आप पिछले पढ़े हैं c इंटू एक्स, c इंटू क्या हो जाएगा? x। एग्जाम्पल देख लो कि अगर 4dx है तो इंटीग्रेशन 4 बाहर आएगा, dx का इंटीग्रेशन 4x। सेकेंड है 5dt, 5 बाहर निकालो, dt का इंटीग्रेशन तो 5t। नेक्स्ट है 2dv, dv 2 बाहर निकलेगा, dv का इंटीग्रेशन तो 2v। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन
जीरो नहीं होता है। तो ये जो तीन फॉर्मूला है, फर्स्ट x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, सेकेंड c इंटू एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन, और थर्ड केवल कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। जो इंडिविजुअल फॉर्मूला है इसको आप कंबाइंड कर रहे हैं, मीन्स एक साथ तीन चार फंक्शन अगर दिया हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, तो हर एक पार्ट का इंटीग्रेशन करना होता है। जितना पार्ट होगा फंक्शन में, हर एक पार्ट का इंटीग्रेशन होगा अगर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में होगा। जैसे 3 या 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इंटू dx। प्लस माइनस में है, दो तीन फंक्शन है, तो सबको आपको पहले सेपरेट करना है। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल सब में यूज होगा और dx भी सभी के साथ आएगा। जब इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, तो पहला 4x स्क्वायर dx आएगा, माइनस इसमें भी इंटीग्रेशन का साइन जाएगा, 7x इधर से dx आएगा, प्लस इसमें इंटीग्रेशन का साइन जाएगा इधर से dx, तो 2dx। कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, x स्क्वायर dx माइनस 7x dx प्लस 2 dx। कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट आता है 4x क्यूब बाई 3 माइनस 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन x। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5 इंटू dt। अल्फाबेट चेंज कर सकता है, सबको अलग अलग कर दीजिए। तो 6t स्क्वायर dt माइनस 8t dt प्लस 5 dt। कांस्टेंट टर्म बाहर निकालिए, t स्क्वायर dt, 8 बाहर निकलेगा, t dt, 5 बाहर निकालना है dt। तो 6 t क्यूब अपॉन 3 माइनस 8 t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 dt का t 4 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा, तो रिजल्ट होगा 2t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5t। तो ये आपका इंटीग्रेशन है। तो एक पावर इंक्रीज करेगा, टोटल पावर से डिवाइड होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसका इंटीग्रेशन वो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से। कांस्टेंट को बाहर निकालना है, वेरिएबल का इंटीग्रेशन करना है। मतलब इसको अगर इन जनरलाइज फॉर्म बोलें इसको 4 नंबर, तो जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन u प्लस माइनस v प्लस माइनस w इंटू डी एक्स है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, तो आप इसको सेपरेटली लिख सकते हैं कि पहले u का इंटीग्रेशन करें, फिर v का इंटीग्रेशन करें, और फिर आप क्या करेंगे w का इंटीग्रेशन। तो हर एक टर्म का सेपरेट इंटीग्रेशन होगा। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में फंक्शन है तो जितना भी टर्म है उसका अलग अलग आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये 4 फार्मूला बेसिक फार्मूला है, और जो फिजिक्स में आपको इंटीग्रेशन यूज आता है 11th और 12th में 80% इसी इंटीग्रेशन का यूज होता है। बाकी 20% के लिए आपको टोटल 14 फार्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन में भी 14 फार्मूला पढ़ाया गया। अगर आपको डिफरेंशिएशन का वो 14 फार्मूला पता है, मीन्स आप डिफरेंशिएशन के बाद इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत आसान है। इसलिए स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कि इंटीग्रेशन का वीडियो लेक्चर देखने से पहले आप एक बार डिफरेंशिएशन का वीडियो लेक्चर जरूर देखें, तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर दिखेगा। डायरेक्ट इंटीग्रेशन का वीडियो लेक्चर देखेंगे तो फिर आपको कम समझ में आएगा, परेशानी ज़्यादा होगी। तो अब हम जो 14 फार्मूला डिफरेंशिएशन का पढ़े थे, जो पढ़ चुके हैं, पहले उस फार्मूला को लिख रहे हैं और उसी को कंपेयर करके
14 फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लिखेंगे। तो 14 फॉर्मूला डिफरेंशिएशन और 14 फॉर्मूला इंटीग्रेशन का होल फिजिक्स में यूज आता है, चाहे आप वो 11th का फिजिक्स पढ़ें या 12th का फिजिक्स पढ़ें। तो हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। पढ़ रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन, लेकिन फॉर्मूला लिखेंगे डिफरेंशिएशन का भी, क्योंकि कंपेयर करने से फॉर्मूला को दिमाग में रखना आसान हो जाएगा। इसलिए हम दोनों फॉर्मूला लिखेंगे, डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो एक साइड हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन, पहले वो फॉर्मूला लिखते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n, देन dy अपॉन dx, पावर साइड में एक पावर माइनस। सेकेंड था इफ y इज इक्वल टू c इंटू एक्स टू द पावर n, c मीन्स कांस्टेंट होता है, देन dy अपॉन dx, c को छोड़ना होता है और x टू दी पावर n का n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। थर्ड है इफ y इज इक्वल टू ओनली कांस्टेंट, तो केवल कांस्टेंट होता है तो डिफरेंशिएशन होता है 0। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो हम पढ़ चुके हैं। 4 नंबर है 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट का, उसका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। y इज इक्वल टू साइन एक्स, dy अपॉन डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, देन dy अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स, y इज इक्वल टू टेन एक्स, तो डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स। उम्मीद करते हैं याद होगा ये सब फॉर्मूला आप लोगों को, क्योंकि एक बार 11th में भी पढ़ना है, फिर 12th में भी यूज आएगा, और मैथ्स का मेन तो टॉपिक ये मैथ्स का है। y इज इक्वल टू सेक एक्स है, तो डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स है, तो डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 9 नंबर है y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 10 नंबर इफ y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। 11 नंबर y इज इक्वल टू, अगर आपका होता है e टू दी पावर x, तो डिफरेंशिएशन सेम रह जाता है dy बाई डी एक्स e टू दी पावर x। 12 नंबर इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो, तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13 इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो डिफरेंशिएशन सेम होगा, बस नेगेटिव साइन का यूज होता है, माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और 14th एंड लास्ट इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो आपको डिफरेंशिएशन बताया जा चुका है dy अपॉन डी एक्स 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वो 14 फॉर्मूला है जो आपको डिफरेंशिएशन में बताया जा चुका है। आप 11th के फिजिक्स में भी इसको पढ़ चुके हैं, और 11th के मैथ्स में भी डिफरेंशिएशन का सिलेबस होता है, वहाँ भी आप पढ़ चुके हैं। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फिर इंटीग्रेशन पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को दिमाग में रखना ज़्यादा ईजी होता है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे और इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखेंगे।
तो एक साइड डिफरेंशिएशन और दूसरे साइड हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन। ध्यान से समझना, x टू दी पावर n का भी तुरंत बताएं इंटीग्रेशन। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन साथ में dx होता है, तो एक पावर इंक्रीज करता है, टोटल पावर से डिवाइड होता है। c इंटू एक्स टू दी पावर n है, तो बताएं अगर कोई कांस्टेंट रहता है इंटीग्रेशन में तो बाहर निकाल लो x टू दी पावर n। इस पर एग्जाम्पल भी अभी कराए हैं, x टू दी पावर n प्लस 1/n+1। अगर केवल कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा लेकिन इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, c बाहर आएगा, dx का इंटीग्रेशन और dx का इंटीग्रेशन होता है x। ये 3 फॉर्मूला भी एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो बाकी 11 फॉर्मूला है तो देखो ध्यान से, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, जस्ट रिवर्स होता है। sin x को डिफरेंशिएट करने से जो मिलता है अगर उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर अपने जगह पे पहुंच जाएंगे। 11th का फिजिक्स अगर पढ़ा हुआ है तो पता होगा, पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलता है और वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो तो पोजीशन मिलेगा। मोमेंटम को डिफरेंशिएट करो तो फोर्स मिलेगा, फोर्स को इंटीग्रेट करो तो मोमेंटम मिलेगा। रिवर्स चलता है। डिफरेंशिएशन एक स्टेप अगर आपको आगे ले जाता है तो इंटीग्रेशन जस्ट एक स्टेप बैक लाता है। ये चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे, 12th का जो चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, तो चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे तो करंट मिलेगा और करंट को अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो फिर चार्ज मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन जहां लेके जाता है इंटीग्रेशन वापस लाता है फिजिक्स में। मतलब इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये आपको पता होना चाहिए। जस्ट रिवर्स चलता है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब देखना, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा कॉस एक्स। तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। लेकिन जनरली अगर कोई आपसे पूछता है तो ये नहीं पूछेगा माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूछता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, कॉस एक्स। और साइन एक्स का पूछेगा तो ये नेगेटिव साइन राइट साइड लेके चले जाओ, नेगेटिव साइन जनरली राइट साइड में लिखेंगे, तो यहां से नेगेटिव साइन हटा के इस साइड लगा दो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स। लेकिन अगर केवल साइन एक्स का पूछता है तो नेगेटिव साइन को राइट साइड आपको शिफ्ट कर देना। नेक्स्ट है टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। टेन एक्स को डिफरेंशिएट करो सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर दो तो टेन एक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो अगर आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स को इंटीग्रेट कर दें तो आप ओरिजिनल रिजल्ट किस पर आ जाएंगे, सेक एक्स पे। नेक्स्ट देखो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा कॉसेक एक्स। फिर अगर माइनस साइन इधर ना रहे तो आप इसको राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स होगा। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो 9 नंबर कॉस माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कॉट एक्स, और माइनस साइन राइट साइड में ले जाओगे तो कॉसेक स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। नेक्स्ट है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। जस्ट रिवर्स केवल कर रहे हैं, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x
और इसका इंटीग्रेट भी करोगे तो वही पूरे मैथमेटिक्स का मात्र एक फंक्शन है e टू दी पावर x, जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, जिसको ना तो डिफरेंशिएट करने पर कोई चेंज होता है और ना तो इंटीग्रेट करने पर कोई चेंज आता है। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू दी पावर x होता है और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e टू दी पावर x ही होगा। तो दोनों सेम होता है। 11 नंबर e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन अगर पूछेगा तो डिफरेंशिएशन भी e टू दी पावर x और इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर x। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x। रिवर्स कर दिए, कॉस इनवर्स x में है, डिफरेंशिएट करोगे -1 अपॉन अंडर रूट 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, तो कॉस इनवर्स x। और अभी तक देख रहे थे कि नेगेटिव साइन को हम राइट साइड लेके चले जाते, लेकिन यहां पे नेगेटिव साइन को हम इधर ही रहने देते। रीजन क्या है कि अगर हम इस दोनों क्वेश्चन को देखें इंटीग्रेशन का 12 और 13, बस माइनस साइन का ही डिफरेंट है। डिफरेंस जो है दोनों में सिर्फ नेगेटिव साइन का। अगर नेगेटिव साइन को तुम राइट साइड लेके चले गए तो दोनों क्वेश्चन ही सेम हो जाए, क्योंकि डिफरेंस ही केवल माइनस का। इसलिए इसका माइनस यहां रहने देते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स। अब -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स। और लास्ट है tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स। तो 14 फॉर्मूला डिफरेंशिएशन और 14 फॉर्मूला इंटीग्रेशन, इतना ही फॉर्मूला टोटल फिजिक्स में आपको यूज आता है, चाहे आप फिजिक्स 11th का पढ़ें या 12th का पढ़ें। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, कि जहां भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन यूज होगा, सैकड़ों बार यूज होगा, 100 टाइम्स से ज्यादा बार यूज आता है फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और अगर ये चीज़ आपको नहीं मालूम है तो फिर हर एक कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगा, न्यूमेरिकल्स बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। बहुत जगह तो आपको थ्योरी भी समझ में नहीं आएगा बिना डिफरेंस और इंटीग्रेशन का। इसलिए बेसिक चीज़ आपका अच्छा होना कंपलसरी है। ये आपका अच्छा नहीं होता है तो फिर आप फिजिक्स जो टेक्निकल चीज़ है आप थ्योरेटिकली इसको रट सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स में जाके जनरली बच्चा फंस जाता है। इस बात को ध्यान रखना है कि ये 14 फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, 14 फॉर्मूला इंटीग्रेशन का याद रहना चाहिए आपको कंप्लीट फिजिक्स पढ़ने से पहले, चाहे आप 11th का फिजिक्स पढ़ें या फिर 12th का फिजिक्स पढ़ें। अब इंटीग्रेशन का क्या होता है कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में 2 टाइप का होता है। डिफरेंशिएशन का कोई टाइप नहीं होता है, एक ही टाइप होता है, लेकिन इंटीग्रेशन का 2 टाइप होता है, एक इंडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अब हम टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन देख रहे हैं। जो इंटीग्रेशन होता है उसका 2 टाइप होता है, समझना ध्यान से। फर्स्ट होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और सेकंड होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में ना के बराबर होता है, मतलब 1-2% फिजिक्स में आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज आएगा। 98% जो है आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन यूज आएगा। और अभी तक जो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं, जो फॉर्मूला पढ़े हैं, जो बेसिक रूल पढ़े हैं, वो इंडेफिनिट था। तो कहेगा 2% के लिए इतना, तो 98% के लिए कितना, तो बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन करने के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आना कंपलसरी। जिस स्टूडेंट को इंडेफिनिट
इंटीग्रेशन नहीं आता है वो कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकता। तो अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आता है तो बस आपको एक स्टेप सीखना है डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। जैसे अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो फंक्शन का होता है, अगर x का फंक्शन है तो साथ में क्या होगा dx, y रहेगा तो dy, t होगा तो dt, अल्फाबेट चेंज कर सकता है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन चेंज कर जाता है, स्मॉल fx था कैपिटल fx। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नाम से क्लियर है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है, इसमें एक कांस्टेंट टर्म हमेशा ऐड कर दिया जाता है c। इधर ऐड नहीं किए थे, इसमें भी ऐड इंटीग्रेशन में कर सकते हो, डिफरेंशियल में ऐड नहीं होगा, इंटीग्रेशन में हमेशा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक क्या ऐड कर दिया जाता है, कांस्टेंट टर्म। और इसमें कभी आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। इंडेफिनिट है, नाम से पता है कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, मीन्स कहां से कहां तक ऐड करना है आपको पता ही नहीं है, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकते। लेकिन डेफिनेट में क्या होता है कि आपको मालूम होता है कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होना वाला, मतलब कहां से कहां तक आपको ऐड करना है। इसमें भी सेम फंक्शन गिवन है, बस इसमें लिमिट लगा हुआ होता है a to b। यही डिफरेंस है इंडेफिनिट और डेफिनेट में। विदाउट लिमिट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, विथ लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन। नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं और ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते हैं। तो इसमें लिमिट गिवन नहीं है, मतलब कहां से कहां तक ऐड करना है ये मालूम नहीं है, इसलिए अननोन नंबर कांस्टेंट आता है c। लेकिन डेफिनेट में आपको लिमिट पता है कि आपको ऐड करना है a से b तक, तो ये डेफिनेट हुआ, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो जनरली जो न्यूमेरिकल्स बनाने में इंटीग्रेशन यूज आता है फिजिक्स में, तो कैलकुलेशन में आता है। न्यूमेरिकल्स में आपको आंसर लाना होता है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए कौन सा इंटीग्रेशन यूज आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज आता है। तो fx dx a to b, तो पहला स्टेप कि इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे फंक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ चेंज होता है स्मॉल fx से कैपिटल fx, यहाँ भी स्मॉल fx से कैपिटल fx। लेकिन यहाँ आपको कांस्टेंट ऐड नहीं करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है और लिमिट है a to b। पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख के लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, और फाइनली इस x के जगह पे लिमिट पुट किया जाता है। जो फंक्शन है उसमें जो वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ x मतलब वेरिएबल होता है, उसमें x के जगह पे लिमिट पुट करना है। और हमेशा ध्यान रखना कि पहले अपर लिमिट पुट किया जाता है, जो ऊपर होता है उसको डालते हैं, मतलब x के जगह पहले b पुट करना है, और माइनस उसी x के जगह पर लोअर लिमिट मीन्स a पुट कर दीजिए, तो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। तो इंटीग्रेशन इंडेफिनिट करना है। अगर तुम डेफिनिट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो पहला स्टेप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद लिमिट पुट करना है। और लिमिट पुट करते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि पहले अपर लिमिट पुट किया जाता है और माइनस फिर लोअर लिमिट fb माइनस fa, और ये दोनों क्लियर होगा एग्जाम्पल से। कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको पता चले कि इंडेफिनिट और डेफिनिट में क्या डिफरेंस है। अगर आपको इंटीग्रेशन है x स्क्वायर dx, लिमिट लगा हुआ नहीं है इंडेफिनिट, तो रूल आप जानते हैं x³/3। इंडेफिनिट है तो इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, c। पहले भी ऐड कर सकते थे, लेकिन पहले टाइप नहीं पढ़ाए थे इसलिए आपको c के बारे में नहीं बात कर रहे थे। अब सेम एग्जांपल इसमें लो, x² dx 2 से 4 तक, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 4 है। तो पहले इंडेफिनिट करो, x³/3, एक पावर इंक्रीज करेगा टोटल पावर से डिवाइड। जो वेरिएबल है, जो फंक्शन है, 3 तो कांस्टेंट है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखो, कांस्टेंट टर्म को नहीं, वेरिएबल टर्म, और लिमिट लगा दो 2 से 4। अब लिमिट पुट करना है, तो x के जगह
पहले अपर लिमिट पुट करना, मीन्स 4 पुट करना है, तो x के जगह 4 पुट करोगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा, माइनस उसी x के जगह लोअर लिमिट पुट करोगे तो 2 का क्यूब अपॉन 3, 4 का क्यूब पूछेगा तो 64 माइनस 8 अपॉन 3 और 64 माइनस 8 होता है 56 अपॉन 3। तो देखो इसका एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू मिला, एग्जैक्ट आंसर मिलेगा जो इसमें फंक्शन के टर्म में मिलता था। इंडेफिनिट में केवल फंक्शन चेंज करता है, डेफिनिट में एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है आपको। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, x dx का इंटीग्रेशन, एक पावर इंक्रीज करेगा, टोटल पावर से डिवाइड प्लस क्या ऐड कर दोगे, कांस्टेंट, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। एक पावर इंक्रीज करेगा और टोटल पावर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंडेफिनिट है तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अब सेम इंटीग्रेशन डेफिनिट में देखो, x dx का इंटीग्रेशन ये है आपका 4 to 6, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, लिमिट है 4 to 6। पहले कौन सा लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट, मीन्स x के जगह एक बार 6 पुट करो, माइनस लोअर लिमिट मीन्स 4 पुट कीजिए, डिवाइडेड बाय 2, 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2, 20 अपॉन 2, रिजल्ट आएगा 10, एग्जैक्ट वैल्यू। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको फंक्शन ही मिलेगा और एक कांस्टेंट ऐड कर दिया जाता है, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है। तो ये ध्यान रखना कि आपको जो फिजिक्स में यूज आता है इंटीग्रेशन, वो 98% इंटीग्रेशन आपको 11th और 12th दोनों में डेफिनिट इंटीग्रेशन यूज आएगा, जिसमें लिमिट पुट करना होता है। नीचे वाले को लोअर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते हैं। पहले अपर लिमिट पुट किया जाता है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे कि x टू द पावर 8 dx, एक पावर इंक्रीज करेगा, टोटल पावर से डिवाइड होगा, प्लस कांस्टेंट। इंडेफिनिट है, लिमिट लगा हुआ नहीं है, तो एक कांस्टेंट आएगा। और डेफिनिट होगा तो x टू द पावर 8 dx है 0 to 1, तो x टू द पावर 9/9। पहला स्टेप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लिया, फिर उसके बाद एक लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। पहले अपर लिमिट पुट करो तो 1 to the पावर 9 माइनस 0 to the पावर 9, लोअर लिमिट क्या है 0, 1 पे कितना भी पावर डालो 1, 0 पे भी कितना भी पावर रहेगा 0, तो अपॉन 9, तो रिजल्ट होगा 1/9। तो इस तरीका से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक इंडेफिनिट है और एक डेफिनिट है। फोर्थ एग्जाम्पल कि अगर आपको इंटीग्रेशन देता है cos x का, सारा फॉर्मूला आपको पढ़ाया है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, अभी जस्ट पढ़े हैं, यहाँ देख सकते हो। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो cos x का इंटीग्रेशन अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, sin x। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट यूज कर दो। इसमें देखो डेफिनिट में cos x का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट लगा हुआ है 0 to π/6। π/6 मीन्स 30 डिग्री, पाई मीन्स 180, 6 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री। तो पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करो sin x, फॉर्मूला पता होना चाहिए 0 to π/6। अब लिमिट पुट करना है x के जगह पर, पहले अपर लिमिट मीन्स π/6, फिर लोअर लिमिट sin 0, sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 0 का 0, तो रिजल्ट आएगा 1/2, हाफ आएगा। तो लिमिट पुट करना, पहले अपर लिमिट फिर क्या कौन सा, लोअर लिमिट। नेक्स्ट इसी तरीका से अगर sec स्क्वायर x है और इसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, अब प्लस कांस्टेंट। फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। इंडेफिनिट है तो कांस्टेंट टर्म यूज आता है,
और यही अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन होता और कहता सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करो 0 to π/4, π/4 मीन्स होता 45 डिग्री, π/4 मीन्स 45, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पहला 10x, फिर लिमिट रखोगे 0 to π/4, पहले अपर लिमिट पुट कीजिए तो 10 π/4 माइनस 10 0, 10 45 का वैल्यू 1, 10 0 का 0, तो रिजल्ट आएगा 1। तो बस यही प्रोसेस है आपका इंटीग्रेशन का, इससे ज़्यादा इंटीग्रेशन कहीं भी फिजिक्स में आपको यूज नहीं आएगा। इतना इंटीग्रेशन अगर आपको कमांड है तो इजीली आप फिजिक्स में इन कर सकते हैं, फिजिक्स स्टार्ट कर सकते हैं 12th के लिए। और कई बार बोल चुके हैं ये जो इंटीग्रेशन का लेक्चर चल रहा है ये उन बच्चों के लिए है जो 12th में जाने वाले हैं। फाउंडेशन को इंटीग्रेशन पढ़ाने का तरीका अलग होता है, एग्जाम्पल ज़्यादा दिया जाता है। ये एक क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें 3 क्लास 4 क्लास लगता है, तो उसमें एक बार पढ़ा होता है बच्चों को 11th में, और जो 10th के बच्चे होते हैं उसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पहली बार मिलता है, तो इसलिए उसमें टाइम ज़्यादा लगता है उसको समझाने में। और यहाँ पर जो काम कर रहे हैं हम लोग, जो बच्चे 12th में जाने वाले हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये फार्मूला 14 फार्मूला आपको डिफरेंशिएशन का पहले पढ़ाया जा चुका है, इंटीग्रेशन का भी बता चुके हैं, ये पता होना चाहिए, लिमिट पुट करने के लिए आपको आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इंटीग्रेशन का लेक्चर देखने से पहले आपको डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखना जरूरी है। अगर आप डिफरेंशिएशन के बिना इंटीग्रेशन को देखते हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अब एक लास्ट पॉइंट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो शॉर्ट में आप लोगों को बता देते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्री में मीनिंग होता है स्लोप, स्लोप मीन्स होता है tan थीटा, और इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया। dy/dx अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें, अगर ज्योमेट्री में इसका मीनिंग की बात करें तो dy/dx का मतलब होता है स्लोप, स्लोप मीन्स होता है tan थीटा। अगर कोई ग्राफ दिया हुआ हो, ये x है ये y है, तो टेंजेंट ड्रॉ करने आता है और यही टेंजेंट का स्लोप होता है y/x, y ये हुआ y एक्सिस और ये बेस क्या है जी x, तो dy/dx tan थीटा होता है। तो स्लोप डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग कोई पूछेगा तो स्लोप मीन्स क्या होता है tan थीटा। और यही अगर इंटीग्रेशन का कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछता है कि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा f(x) dx, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है ये y है ये x है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा y इंटू dx के टर्म है, y जहाँ है फंक्शन ऑफ x, fx को y लिख सकते हो, y इंटू dx, तो y इंटू dx का मतलब होता है स्मॉल लेंथ dx, y हाइट हो गया, तो y इंटू dx लेंथ इंटू विड्थ एरिया होता है। इंटीग्रेट करने का मतलब सारे एरिया को क्या करना है, ऐड करना है। तो fx dx बोलो इंटीग्रेशन, या y dx बोलो, क्योंकि y इज इक्वल टू fx बोलते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ x, तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑन x एक्सिस। तो जो एक लाइन में टर्म समझ में आना चाहिए, डिफरेंशिएशन मीन्स स्लोप और इंटीग्रेशन मीन्स एरिया, ज्योमेट्री में होता है। मतलब कंप्लीट फिजिक्स में जो काम आप डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं वो सारा काम आप स्लोप निकाल के भी कर सकते हैं, और जितना भी काम आप, जितना कैलकुलेशन आप इंटीग्रेशन करके कर सकते हैं वो टोटल कैलकुलेशन आप एरिया निकाल के कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्लोप है तो कब डिफरेंशिएट करेंगे और कब स्लोप निकालेंगे, मीन्स tan थीटा। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको फंक्शन गिवन हो, वेरिएबल के टर्म में फंक्शन दिया हुआ है, तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको ग्राफ गिवन है तो फिर ग्राफ का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ग्राफ में स्लोप निकाला जाता है tan थीटा।
तो फंक्शन होगा तो डिफरेंशिएशन, ग्राफ होगा तो स्लोप। ठीक उसी तरीका से इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट है कि अगर फंक्शन गिवन है तो आप कैलकुलेशन के लिए इंटीग्रेट कीजिए, लेकिन अगर ग्राफ गिवन है तो फिर इंटीग्रेशन के जगह पे आप एरिया कैलकुलेट कीजिए। इंटीग्रेशन के लिए जो प्रोसेस से आप काम करते हैं, आप एरिया निकाल के वही काम कर सकते हैं। तो जो काम फिजिक्स में डिफरेंशिएशन से हो सकता है वो स्लोप से हो सकता है, और जो काम इंटीग्रेशन से हो सकता है वो एरिया से हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। बार बार हम इस बात को बोलते हैं कि 12th स्टार्ट करने से पहले आपका कम से कम 5 बेसिक टॉपिक बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप 12th स्टार्ट ले सकते हैं। डायरेक्ट चैप्टर में इन करेंगे तो थ्योरेटिकल पार्ट तो कुछ कुछ आपको समझ में भी आ जाएगा, न्यूमेरिकल्स पे आप बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। और वो 5 टॉपिक का नाम क्या सब है? यूनिट एंड डायमेंशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ एंड वेक्टर्स। ये बेस कहलाता है फिजिक्स का, इसको हम लोग बेसिक फिजिक्स बोलते हैं। इतना अगर आपको पता है तो आपको 11th के फिजिक्स भी इजी पड़ेगा पढ़ना, 12th का फिजिक्स में भी बहुत हेल्प मिलेगा। हाँ, अगर आप 11th में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, आपका रिवीजन है, तो फिर 12th स्टार्ट करने से पहले इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़े हैं और रिवीजन नहीं है, यानी तो आप 11th लेट से ज्वाइन किए हैं और आप ये सब टॉपिक आप नहीं पढ़ पाए, क्योंकि 11th के स्टार्टिंग में ये होता है, तो फिर आप 12th स्टार्ट होने से पहले इस सब टॉपिक को कमांड कर लीजिए। बहुत ज़्यादा यूज आता है ये सब टॉपिक का। तो मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।